सन्यासी एकेडमी में आप लोगों को हिंदी की क्लास, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की क्लास, जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है संधि। तो संधि पढ़ाने के पहले आप लोगों को वर्णमाला की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो वर्णमाला आज हम आपको पढ़ाएँगे, लास्ट में जाके संधि के बारे में अवगत कराते हुए क्लास को संपादित करेंगे। ठीक है? चलिए आप लोगों को पहले वर्णमाला पढ़ाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला अंग्रेजी में इसको अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। वर्णमाला में आप लोगों को वर्ण क्या होता है और माला क्या होती है। जैसा कि कल आपको पेट वाली क्लास में जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, सारे पार्ट को बताए थे, उसी के दौरान हमने कुछ इस पे चर्चा की थी। वही चर्चा पुनः आपको रिवीजन 10 या 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर 10 से 5 मिनट में आप लोग का वो रिवीजन जो सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में पढ़ाई गई थी, वो पढ़ाई जाएँगी। उसके बाद आगे की क्लास फिर वर्णमाला से ही स्टार्ट होंगी। जैसे कि स्टार्ट से ही अल्फ़ाबेट हम लिख दिए हैं वर्णमाला, वर्णमाला आज आपको हम पढ़ाएँगे। अब आइए वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है और माला क्या होती है। वर्ण, वर्ण क्या होता है? इससे पहले आप वर्ण जानने के लिए हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना, हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की ये भाषा, हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना जो होती है, व्याकरणिक संरचना में ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना में भाषा में व्याकरणिक व्याकरणिक संरचना में देखिए, भाषा की व्याकरणिक संरचना में ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना में ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना का आरंभिक बिंदु, ध्वनि संरचना का आरंभिक बिंदु होता है। व्याकरणिक संरचना में भाषा का आरंभिक बिंदु ध्वनि संरचना होता है। ध्वनि संरचना के आधार पर, ध्वनि संरचना के आधार पर वांग्मय, साहित्य, वांग्मय साहित्य का निर्माण होता है। ठीक है, वांग्मय साहित्य का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है, वांग्मय साहित्य का निर्माण होता है। ध्वनि संरचना में ध्वनि हमारे वागेंद्रियों मतलब जीवा के उच्चारण से, ध्वनि हमारे वागेंद्रियों ध्वनि हमारे वागेंद्रियों द्वारा व्यक्ति वह रूप होता है, वागेंद्रियों द्वारा व्यक्ति वह रूप होता है जिसका संपादन, वागेंद्रियों का वह रूप होता है जिसका संपादन हमारी कर्णेंद्रियों द्वारा होता है। कर्णेंद्रियों द्वारा वागेंद्रियों द्वारा इसका उच्चारण होता है और कर्णेंद्रियों द्वारा इसका संपादन होता है।
इसे दिस रूप में अंकित, इसे दिस रूप में अंकित अंकित करने को, अंकित रूप को दिस रूप में अंकित, दिस रूप में अंकित। दिस रूप में अंकित का क्या मतलब होता है? दिस रूप में अंकित का मतलब होता है इसको जो कर्णेंद्रिय द्वारा सुना गया है उसको लिखना। दिस रूप में अंकित का मतलब कहीं लिखा जाए, अगर लिखा जा रहा है तो वही वर्ण कहलाता है, वही वर्ण कहलाता है। ठीक है, वही वर्ण कहलाता है। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ आ जाइए, वर्णों के व्यवस्थित 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 समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे के अनुसार अब भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको बताते हैं। भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है? भाषा भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो से ही भाषा के लिए मानते हैं, लेकिन भाषा समाज का प्रतीक होता है, भाषा समाज पे आधारित होती है। तो वैदिक हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दौरान त्रासदी के कारण समाज विलुप्त हो गया, समाज विलुप्त हो गया, समाज विलुप्त हो गया तो भाषा विलुप्त हो गई। इस दौरान इसका कोई विशेष साक्ष्य मिलता नहीं है भाषा का वहां पे। आगे चलते हुए वैदिक से हमें इसकी उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। तो आगे बताते हैं आपको वैदिक से। वैदिक में भी ऐसा नहीं है कि कान्हा वैदिक में एकाएक भाषा का उद्भव हो गया। वैदिक में भी परंपरागत मतलब पहले से ही चलती आती हुई धीरे धीरे चली रही होगी भाषा। भाषा भाषा इंग्लिश में लैंग्वेज। भाषा 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 संस्कृत की भाष धातु से बनी है। संस्कृत संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाष धातु से बनी है। संस्कृत के भाष धातु बनती है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो संस्कृत कहाँ से निकली है? वैदिक से। वैदिक, क्योंकि वैदिक से ही प्रमाणित माना जाता है संस्कृत को। संस्कृत में वैदिक थी तो वैदिक में भाषा थी, क्योंकि भाषा समाज, क्योंकि वैदिक के दौरान समाज भी था, ग्रंथ भी थे, सारी लोग थे। वैदिक आगे बढ़ते हुए भाषा के क्रम में लौकिक में आती है। लौकिक 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 उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए ये मौर्य काल तक पहुंचते पहुंचते पाली पाली वहां से आगे बढ़ते हुए प्राकृत 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 से आगे बढ़ते हुए अपभ्रंश 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 से अवहट अवहट के बाद पाली और प्राकृत
देखिए संस्कृत में वैदिक, जब संस्कृत का वैदिक में प्रयोग होता था, तो ये जैसे आज के टाइम में इंग्लिश का जितना मतलब तवज्जो दिया जाता है कि कोई शर्ट पैंट पहन के, टाई लगा के इंग्लिश धड़ाधड़ बोल रहा है, तो उसको माना जाता था कि ये बहुत प्रकांड विद्वान है, आज के संदर्भ में, प्रेज़ेंट में। वैसे ही वैदिक में अगर संस्कृत कोई बोलता था, इसको पांडित्य भाषा भी कहते थे संस्कृत में। पांडित्य भाषा ये सवर्णों की भाषा होती थी। ये आम लोगों के, आम जनता के लिए सुलभ नहीं थी। इसलिए ये संस्कृत क्लिष्ट भी थी, परिष्कृत क्लिष्ट थी, इसलिए इसे आम लोगों को बोलने में सुलभ या सहज नहीं महसूस करते थे। सहज नहीं महसूस करने के लिए इसका परिष्कृत मतलब इसका अवनमन हुआ, फिर लौकिक हुआ, लौकिक के बाद पाली और प्राकृत। सबसे ज्यादा इसका विकास आगे के चल के पाली और प्राकृत में होता है। पाली और प्राकृत में जब गौतम बुद्ध और जैन जैन और गौतम बुद्ध दोनों लोग आते हैं, तो प्राकृत और पाली का भरपूर प्रयोग करते हैं और आम जनों के लिए काफी सुलभ हो जाता है। जब सुलभ हो जाता है तो ये आगे चलकर अपभ्रंश का रूप आवट है। उसके बाद 11 से 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में अरबों का आक्रमण हो जाता है। 11 से 13 अरबों का आक्रमण हो जाता है, जिसमें फारसी हिंदी हिंदी हिंदू हिंदवी हिंदी 3 शब्दों का प्रयोग होने लगा। आगे चलते हुए जब ब्रिटिश व्यापारी आए 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच के दौरान, जब ब्रिटिश व्यापारी आए, ब्रिटिश व्यापारियों ने हिंदी को तवज्जो दी। हिंदी को तवज्जो देते हुए, क्योंकि लोक भाषा में सुलभ और समृद्ध हिंदी हिंदी ही थी, क्योंकि हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के का प्रयोग ऐसा नहीं था कि फारसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होता था। उस टाइम होता था, लेकिन इसकी तुलना में कम होता था। तो हिंदी का प्रयोग आम लोगों के लिए या लोकल में, क्योंकि व्यापार के लिए जब आप लोकल लोकल का मतलब होता है कि जन सामान्य के लोगों से जब आप रूबरू होंगे या फिर उनको अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से बता ले जाएंगे, तो आपका व्यापार, आपकी उन्नति, आपके देश की उन्नति तीनों हो जाएंगी। अब इसके क्रम में हिंदी और हिंदी दोनों को मान्यता मिली। अब भाषा के क्रम में आपको बताते हैं, भाषा के क्रम में यहाँ तक नोट कर लिए। ठीक। अब भाषा के क्रम में क्या होता है, भाषा के क्रम में भाषा से भाषा 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 का सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य होती है, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। यहाँ वाक्य लिखिए। वाक्य की सार्थक और छोटी इकाई, वाक्य की सार्थक और छोटी इकाई, सार्थक और छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य उपवाक्य की सार्थक और छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध की सार्थक और छोटी इकाई पद होती है। पद की सार्थक और छोटी इकाई अक्षर होती है। इधर लिख दे रहे हैं, अक्षर होती है।
अक्षर की सार्थक और छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ध्वनि या वर्ण होती है। अब आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मौखिक रूप से। मौखिक अगर पूछा जाए, मौखिक मौखिक में सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी शिवम? भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन होगी? ध्वनि होगी। मौखिक में अगर लिखित की बात की जाए, लिखित की अगर बात करते हैं, लिखित में बात करते हैं तो लिखित के लिए क्या होगा? वर्ण होगा। वर्ण क्या होते हैं पहले ही बताया, वर्ण क्या होते हैं, फिर भी बता दें। जिसका खंड न हो वर्ण होते हैं। बेमूल स्वर जिसका खंड न हो। ठीक है। अब वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होते हैं? अक्षर क्या होते हैं? एक सांस में जो उच्चारण प्रयत्न, एक सांस में जो स्वरों का उच्चारण या प्रयत्न किया जाता है वही अक्षर होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है? वर्ण और अक्षर, दोनों में अंतर के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए आपको दोनों में अंतर करने के लिए कमल ले लीजिए। कमल, कमल, कमल में कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं? कमल, क, बताइए, क, अ, म, क, म, अ, ल, अ। अक्षर कितने हुए? अक्षर 3 हुए। अक्षर 3। वर्ण कितने हुए? 6। वर्ण 6। 1 2 3 4 5 6, यही दोनों में अंतर है। अब इसका खंड नहीं होगा, इसका खंड नहीं होगा, इसका खंड नहीं होगा। ठीक है। अब भाषा के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए, अब ये नहीं कहा था, भाषा का आगे बढ़ते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था निज भाषा उन्नत है सब उन्नत क्यों हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अज्ञे जी ने कहा कि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना जितना हम उतना ही सोच सकते हैं जितना सोचने की क्षमता भाषा हमें देती है। ठीक है। हम उतना ही सोच सकते हैं जितना सोचने की क्षमता हमें भाषा देती है। ठीक है। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए ये सारी चीज हो ही गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको इसकी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बताते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला के क्रम बताते हैं। वर्णमाला और बता दो वर्णमाला। वर्णमाला में आपको कल बताई थी वर्ण और माला, माला में फिर होकर बनाया जाता है, सारी चीजें तो हो गई है। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण। इसको 3 रूपों में, जैसे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण, विसर्ग या अनुनासिक
विसर्ग, विसर्ग, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, नोट कर लीजिए। स्वर वर्ण क्या होते हैं? अगर पूछा जाए स्वर वर्ण क्या होते हैं? वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कामता प्रधान गुरु के अनुसार इसकी 44 ही मानी गई है, क्योंकि 11 माने हैं और 33 व्यंजन माने हैं, ठीक है। वैसे इसकी क्रम को लेकर काफी मतभेद हैं, फिर भी इनको 52 वर्ण माना जाता है, ठीक है। अब आइए स्वर, स्वर का क्वालिफिकेशन करते हैं। स्वर में स्वर क्या होता है? जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण, जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के, बिना किसी अन्य ध्वनि के बोला जाए, बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण में ह्रस्व, ह्रस्व या मूल, ह्रस्व या मूल स्वर जो होता है अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में इनको एक चीज और कहते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ठीक है। दूसरे में संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर के अंतर्गत 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, आगे एक तीसरा भी होगा, पहला, दूसरा और एक तीसरा। दूसरे में एक दीर्घ स्वर संधि, नहीं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। और तीसरा होता है लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। दीर्घ में क्या होता है? इसी का गुणे 2 कर दो, इसको हटा दो। जैसे ए लिखा है, ऊपर लिख दो, जैसे ए लिखा है, ई लिखा है, ऊ लिखा है, गुणे 2 का मतलब इसकी, जैसे गुणे 2 का मतलब होता है मूल स्वर, मूल स्वर में मूल स्वर मिला देने पे, मूल स्वर, ठीक ठीक है, मूल स्वरों में उसी मूल स्वर को मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस ए आ, ठीक है, दोनों मूल स्वर मिल रहे हैं, आ हो रहा है। वैसे ई प्लस ई बड़ी, ठीक है। वैसे ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ये दीर्घ होगा। संयुक्त स्वर में क्या होता है? संयुक्त स्वर, संयुक्त दो अलग अलग स्वर होते हैं, जो अलग अलग स्वर मिलने पर जो उच्चारण होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर के लिए जैसे अ प्लस ई, ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ, आ
प्लस ओ, ए प्लस ए, ये संयुक्त स्वर में आते हैं। अब देखिए ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए ये होगा, और ये ए प्लस ऊ ओ, ठीक है। ए ओ ए, ये चारों संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। इनका क्लासिक लुप्त स्वर में ये द्विमात्रिक होते हैं, इनको द्विमात्रिक बोलते हैं, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, ठीक है। इनको द्विमात्रिक बोलते हैं। लुप्त स्वरों को त्रिमात्रिक बोलते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक। इसका एग्जांपल आप ओम लिख लीजिए, ओम, ओ, ठीक है। इसमें उच्चारण जो होता है काफी 3 मात्राओं का होता है, काफी टाइम लगता है। इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया। अभी स्वर वर्ण के ही क्रम में आगे बढ़ते हुए, इतने होने के बाद अब उच्चारण के, अब स्वर व्यंजन का क्लासिफिकेशन, व्यंजन का क्लासिफिकेशन कर दे पहले, तो फिर करते हैं व्यंजन का क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण व्यंजन का। व्यंजन, व्यंजन में देखिए, व्यंजन में एक होता है स्पर्श, स्पर्शी, व्यंजन में स्पर्शी, स्पर्शी, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बाद आप आ जाइए स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, उसके बाद आगत, आगत, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जिसको कहते हैं, ये क वर्ग से प वर्ग तक, प वर्ग तक से प वर्ग तक, कैसे प वर्ग तक, इसकी संख्या है टोटल 25 वर्ण होती है इसमें, ठीक है। इसी में दो और आगे उत्क्षिप्त व्यंजन होती हैं, इसी में ब्लैक वाली, ठीक, इसी में एक और आगे चल के उत्क्षिप्त व्यंजन आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में दो होते हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ड़ और ढ, ठीक है। अब कैस और प वर्ग में एक ट्रिक अगर आप लोग को न कैसे प वर्ग तक याद हो, तो इसका एक ट्रिक, क जो ट ता प्यार, कचोटता प्यार, कैसे अंगा तक च, सिया तक ट से, त से, और फिर प से, ये पांचों हो गए, ये पांचों मिलकर 25 वर्ण होते हैं,
ठीक है। अब अंतस्थ में या, र, व, ल, ये 4 होते हैं। ठीक है। इसी में 2 विशेष माना जाता है, अ और व को। वैसे तो ये 4 ही होते हैं। अ और व को अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। उसमें व्यंजन, उस व्यंजन में स, कठोर वाला, फिर है, ये 4 होते हैं। आगत में 2 होते हैं, ज होता है, ज और फिर फ। ठीक है, फारसी शब्द है। और संयुक्त में छत्री, त्रिशूल, यानी, श्र, ये 4 होते हैं। क्लासिफिकेशन है। अभी सारे व्यंजनों का परिभाषित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। पहले स्वर पढ़ाते हैं, स्वर का परिभाषा देते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 52 हो रहे हैं। 11 स्वर, मूल स्वर 11, मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33, मूल व्यंजन 33 हो गया। मूल व्यंजन 33। उच्छिप्त जो बताए हैं वो 2, उत्क्षिप्त का 2। उसके बाद संयुक्त का भी 4। संयुक्त व्यंजन का 4। संयुक्त व्यंजन 4 हो गया। अयोग हुआ या आगत का 2। ठीक है। अभी ये टोटल 8 हो गए, टोटल 8। ठीक है। 33 और 8 कितने हुए? 33 और 8 कितने हुए? 41। 41 और 11 कितने हुए? 41 प्लस 11 कितने हुए? 52। 52 आपको पहले ही बताया गया था, यही है 52। 25 2 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 2 37, 37 4 41, 41 प्लस 11। ये सारे हो गए, नोट कर लीजिए। नोट हो गए। आइए अब स्वर से स्टार्ट करते हैं। स्वर की परिभाषा देते हैं। तो स्वर में जो पहले बता दिए, मात्रा के वर्गीकरण के आधार पर उच्चारण के आधार पर, फिर मुख विभर के उच्चारण के आधार, उसके बाद फिर होठों के आधार पर कैसे प्रयोग करते हैं स्वरों का, उसको देखते हैं। फिर व्यंजन को देखते हैं। ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम स्वर के आगे बढ़ते हुए स्वर में, अब स्वर के लिए क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का एक सेकेंड। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में, स्वरों का वर्गीकरण किसके? उच्चारण करना। ठीक है। मात्रा, पहला मात्रा या उच्चारण। ठीक है। मात्रा और उच्चारण के क्रम में आप लोगों को पहले ही बताया गया है।
हश्र, दूसरा दीर्घ, तीसरा लुप्त। ये तीनों तो आपको पहले ही बता थे स्टार्टिंग में ही स्वर के मात्रा। आप इसके दूसरे में जीव के प्रयोग के अनुसार, जीव के प्रयोग के आधार, जीव के प्रयोग के आधार पर, के आधार पर, ठीक है। इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, एक, दो और तीन। अग्र, पश्च, मध्य। जीव के अनुसार अग्र स्वर, अग्र, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, जिन स्वरों में, अग्र स्वर क्या होता है, जिन स्वरों में उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करे, जीव का अग्रभाग काम करे, ठीक है। जैसे जैसे अग्रभाग काम करे, जैसे ई, ई, ए, आगे का भाग काम कर रहा है ना, ई, ई, ए, आगे का भाग काम रहा। मध्य में क्या होता है, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करे, जैसे आ, मध्य काम कर रहा है ना, आ। ये एग्जाम लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे ई, ए, ठीक है, मध्य में आ। अब पश्च के लिए जिन स्वरों के उच्चारण जीव का पश्च भाग काम कर रहा है उनके लिए, जैसे आ, उ, औ, आ, उ, औ, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नोट कर लीजिए, हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा जो वर्गीकरण है वो है मुख द्वार के अनुसार। तीसरा जो वर्गीकरण है मुख द्वार के अनुसार, मुख द्वार या मुख वीवर, मुख वीवर, वीवर, ठीक है। इसके भी क्लासिफिकेशन है, चार है, तीन चार है, हाँ। विवर्त, विवृत, विवृत मतलब ओपन, विवृत, पहला विवृत। विवृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खोला जाता है, मुख को पूरा खोला जाता है, उसे विवृत कहते हैं। जैसे आ, मुख विवृत में पूरा खोला जाता है, मुख द्वार, मुख जो द्वार होता है पूरा खोला जाता है, जैसे आ, ठीक है। अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत में हाफ, हाफ ओपन, हाफ ओपन में आधा मुंह खुले, मतलब आधा, आधा मुख द्वार जो है आधा खुलता, आधा खुलता में, आधा खुलता में क्या होगा, जैसे अ, ए, औ, आधा ही खुला है ना, जैसे अ, ए, औ, आधा खुला, ठीक है। अब अर्ध समृद्ध होता है, अर्ध, अर्ध समृद्ध, समृद्ध, इसको हाफ क्लोज बोलते हैं, हाफ
क्लोज, हाफ क्लोज। हाफ क्लोज में क्या होता है, इसमें इसमें भी आधा बंद होता है। इसमें मुख द्वार जो होता है जिनका उच्चारण किया जाता है वो आधा बंद होता है। आधा बंद में क्या कह सकते हैं, आधा बंद में ए आओ, ए आओ, ए आओ। समवृत्त में क्या होता है, चौथा समवृत्त। समवृत्त में जिसमें लगभग बंद हो, जिसमें मुख लगभग बंद हो, जैसे ई ई, उ उ, ई ई, उ उ। ठीक है, ये समवृत्त। अब इधर के क्रम में चौथा, आइए चौथा देखते हैं। आप लोग उसमें से तीसरा हो गया, चौथा। चौथा में ओठों के, ओठों की स्थिति, ओठों ओठों की स्थिति क्या था। ओठों की स्थिति में भी तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, अवृत मुखी होता है, अवृत मुखी, अवृत मुखी। दूसरा वृत्त मुखी, वृत्त मुखी। तीसरा वृत्त मुखी, अवृत मुखी, वृत्त मुखी, तीसरा नहीं होता है, यही दो होते हैं। इस ओठों के स्थिति के आधार पर आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आप सुअर को देखे हैं, हाँ सुअर देखे हैं, नहीं देख, सुअर नहीं देखे हैं, एक सुअर नहीं देखे हैं, हाँ? सुअर, सुअर के जो आगे का हिस्सा होता है उसको थूथुन या पिक। सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं। आज के जमाने में सेल्फी लेती नहीं है बच्चियां, जो सेल्फी लेती हैं जो पाउट बनाती हैं, पाउट, पाउट, पाउट का मतलब मुंह का आकार ऐसे कर लेती हैं, ऐसे करके सेल्फी लेती हैं। ये जो हिस्सा आता है सबके घर में बच्चियां करती हैं, छोटी बच्ची सारे कई एंगल से सेल्फी खींचती हैं। पाउट, होठों का आकार जब अवृत्त मतलब पूरा गोल न हो, ठीक है, वो अवृत्त मुखी होता है। जब पाउट का आकार मतलब मुख का आकार वृत्त में आ जाए वो वृत्त मुखी होता है। इसके लिए ए आ, ठीक है, ए आ, ई ई, ई ई, उ उ, ये अर्धवृत्त मुखी है, इसमें नहीं बनेगा। वृत्त मुखी में क्या होगा, वृत्त में जिसका मुख वृत्त बन जाए, जैसे उ उ, औ, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहीं तक क्लास को संपादित किया जाता है क्योंकि टाइम हो चुका है। सारी क्लासें अब कल से इसके आगे पढ़ाया जाएगा व्यंजन से। स्वर आज समाप्त हो गया। पढ़ाना तो हमको संधि था, लेकिन बिना वर्णमाला के संधि पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। न आप समझ पाते न हम आपको समझा पाते, क्योंकि उसमें स्वर पूछता, मूल स्वर मतलब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आपको समझ में ही नहीं आता ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है। इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले वर्णमाला की जरूरत थी। एक मिनट सर, हाँ तो क्लास आज संपादित की जाती है, अगली क्लास व्यंजन से स्टार्ट होगी। व्यंजन, व्यंजन से क्लास आगे तक स्टार्ट होगी, फिर संधि पढ़ाया जाएगा आगे।